सभी का इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी यूपी के दौरे पर हैं। अयोध्या के बाद ओवैसी सुल्तानपुर में जनसभा उन्होंने की और इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और बीएसपी सुप्रीमो मायावती पर जमकर हमला बोला। ओवैसी ने आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी 2 बार प्रधानमंत्री, अखिलेश और मायावती की नासमझी की वजह से बने। ओवैसी ने विरोधियों के उन आरोपों को खारिज कर दिया जिसमें उन्हें राजनीतिक रूप से वोट काटने वाले के रूप में पेश किया गया था। ओवैसी ने सपा पर निशाना साधा कि जब मुस्लिम के वोट सपा को मिले तो फिर बीजेपी विधायक सूर्या की जीत कैसे हुई। अखिलेश से पूछा, क्या मुसलमान आपके गुलाम हैं? दरअसल समाजवादी पार्टी मुसलमानों को अपना वोट बैंक समझती है, लेकिन यूपी की सियासत में ओवैसी की एंट्री के बाद मुस्लिम वोटर किसके साथ होंगे, ये बड़ा सवाल है। सवाल यह भी है कि ओवैसी की एंट्री से किसका नुकसान होगा। यूपी में कितने बड़े फैक्टर हैं ओवैसी। सुल्तानपुर का वो बीजेपी के वक्फ बोर्ड के चेयर पर और विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधते हुए ओवैसी ने क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। उत्तर प्रदेश में हमारे मुसलमान बच्चे और बच्चियां सिर्फ 3% मुसलमान हाई स्कूल मुकम्मल करते हैं, सिर्फ 2% मुसलमान ग्रेजुएशन मुकम्मल करते हैं और 5 साल और 15 साल के दरमियान में सबसे ज्यादा बच्चे अगर स्कूल के बाहर हैं किसी समाज के तो मुसलमानों के 60%। क्या तुमने सुना कभी अखिलेश की जबान से? क्या तुमने सुना कभी बीएसपी के किसी नेता की जबान से? बताओ इसका जिम्मेदार कौन है? पूरे भारत में बीजेपी 2 मर्तबा उनका प्रधानमंत्री बन गया तो ओवैसी की वजह से बना मोदी या तुम्हारी नाहली की वजह से बना? मैं जिम्मेदार हूं उसका। और हर वक्त कहेंगे नहीं असदुद्दीन ओवैसी आया है तो वोट काट देगा मुसलमानों के। कहते हैं ना कि ओवैसी लड़ेगा तो वोट काट देगा। अब मेरा सवाल, इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। अखिलेश यादव को आपने झोली भर भर के वोट दिया ना, इसी विधानसभा से दिया ना, तो सूर्या कैसे जीता? निशाना साधा है विरोधियों पर। समाजवादी पार्टी पर, बहुजन समाज पार्टी पर निशाना साधा और जो लगातार आरोप ओवैसी के ऊपर तमाम पार्टियां लगाती रही हैं कि मुसलमानों का वोट काटते हैं ओवैसी और बीजेपी को फायदा पहुंचाते हैं, विपक्षियों को नुकसान होता है, इस पर भी उन्होंने जवाब दिया और कहा कि जो 2 बार प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी, वो पार्टी की वजह से बने हैं, ना कि ओवैसी की वजह से बने हैं। तो ये सारी बातें ओवैसी ने समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी पर निशाना साधते हुए कही हैं और ये कहा है कि मुस्लिम को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया गया है। तो मिशन यूपी का आगाज करते हुए अपने विरोधियों पर निशाना साधते हुए ओवैसी नजर आए हैं और कहा है कि एसपी और बीएसपी की नासमझी की वजह से पीएम बने हैं 2 बार नरेंद्र मोदी। मुस्लिम समाज को वोट के रूप में इस्तेमाल किया गया है। मुस्लिम ने वोट सपा को दिया तो बीजेपी की जीत कैसे हुई? अखिलेश यादव ने कहा कि हिंदू ने वोट नहीं किया इसलिए हारे। इन तमाम बातों का जिक्र असदुद्दीन ओवैसी करते हुए नजर आए हैं और आज चर्चा भी हम इसी पर करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ओवैसी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में राजनीति के लिहाज से कितना बड़ा फैक्टर साबित होने वाले हैं।
तो उत्तर प्रदेश के 2022 के विधानसभा चुनाव के लिहाज से सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुट गई हैं। एड़ी चोटी तक का जोर विरोधी बीजेपी को हराने के लिए लगा रहे हैं। इधर ओवैसी की एंट्री हो गई है और उसके बाद अब खलबली तमाम पार्टियों में मची हुई है और हमेशा की तरह ओवैसी के ऊपर ये आरोप लग रहे हैं कि वो बीजेपी को फायदा पहुंचाते हैं मुस्लिम वोट बैंक काटकर। लेकिन ओवैसी ने साफ तौर पर अपने संबोधन में कहा, जब 2 बार प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी तो ये बीएसपी और सपा की नासमझी की वजह से बने हैं, बल्कि उन्होंने विरोधियों को निशाने पर लिया है और सीधा ये सवाल भी किया है, क्या सिर्फ मुस्लिम समाज को वोट बैंक समझा जाता है? तो सभी पार्टियों तो चुनाव के लिहाज से सभी पार्टियों की तैयारियां जोरों पर हैं। बीजेपी मिशन रिपीट के लिए लगातार बैठकें कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से सक्रिय हो गए हैं। समाजवादी पार्टी यात्राएं निकाल रही है और बीजेपी की नाकामियों को गिनाने में लगी हुई है। बहुजन समाज पार्टी ब्राह्मण सम्मेलन आयोजित कर रही है। ओवैसी अब जोर शोर से सक्रिय उत्तर प्रदेश की राजनीति में नजर आ रहे हैं। 2022 के लिहाज से सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारी में जुट गई हैं। इधर ओवैसी ने विरोधियों को निशाने पर लेते हुए उनके ऊपर लगे आरोपों को निराधार बताया और कहा कि सपा बसपा की नासमझी की वजह से ही लगातार बीजेपी सत्ता में आ रही है और जो उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं वो सरासर गलत हैं। जबकि असदुद्दीन ओवैसी ने साफ तौर पर समाजवादी पार्टी के ऊपर यह आरोप लगाया कि सिर्फ वोट बैंक समझा जाता है मुस्लिम समाज को, मुस्लिम समाज को वोट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वोट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ये सारी बातें ओवैसी की ओर से कही गई हैं। तो मिशन यूपी का आगाज करते हुए विरोधियों पर जमकर बरसते हुए ओवैसी नजर आए हैं। और एक बार फिर से उन्होंने विरोधियों को निशाने पर लेते हुए कई आरोप लगाए, अपने ऊपर लगे आरोपों को निराधार बताया। आज चर्चा 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर ही होगी कि सभी पार्टियों की आखिर तैयारी क्या क्या चल रही है और क्या क्या बड़े फैक्टर उत्तर प्रदेश के चुनाव में इस बार हैं, ये भी आज समझने की कोशिश करेंगे। ओवैसी कितना बड़ा फैक्टर साबित हो सकते हैं, ये भी बहुत जरूरी सवाल है। तो चलिए कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, सीधा आपका परिचय करा दूं। हमारे साथ बीजेपी से प्रवक्ता हैं अशोक पांडे। अशोक जी आपका स्वागत है। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता हैं उमाशंकर पांडे। उमाशंकर जी आपका स्वागत है। हमारे साथ आरएलडी से प्रवक्ता है रोहित अग्रवाल। रोहित जी आपका स्वागत है। आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता है आकाश मिश्रा। आकाश जी आपका स्वागत है। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं जनार्दन मिश्रा। जनार्दन मिश्रा जी आपका स्वागत है। एसबीएसपी से भी हमारे साथ जैनेन्द्र जी भी जुड़ गए हैं। जैनेन्द्र जी आपका भी स्वागत है। जैनेन्द्र अर्कवंशी जी आपका स्वागत है सर इंडिया न्यूज में। सबसे पहले शुरुआत जनार्दन जी आप ही से मैं करना चाह रहा हूं सर, ओवैसी कितना बड़ा फैक्टर उत्तर प्रदेश में साबित हो सकते हैं, ये एक बड़ा सवाल है क्योंकि विरोधियों पर निशाना साधा है ओवैसी ने और उनके ऊपर जो आरोप विरोधी लगाते आ रहे हैं उन सबको उन्होंने खारिज कर दिया, बल्कि कहा कि उनकी नासमझी की वजह से ही 2 बार सत्ता में आई है बीजेपी।
जनार्दन जी। देखिए, मुझे लगता है कि ओवैसी ने निशाना साधने से ज्यादा अपना स्पष्टीकरण दिया है जी। जो उनके ऊपर उंगलियां उठती थी, जो उनको कहा जाता था, उस वजह से ये उन्होंने एक बड़ा स्पष्टीकरण दिया। लोग भ्रमित थे, जो उनका खुद का वोटर है वो विश्वास नहीं कर पा रहा है, तो उन्होंने ये चीज बताई कि हम लोग इस तरह से बीजेपी के साथ में नहीं है, क्योंकि उनको एक बीजेपी की बी पार्टी घोषित किया जा चुका है। और कहीं ना कहीं से जनता में भी एक अभी उठापड़ की स्थिति है कि ओवैसी का क्या भरोसा अभी उत्तर प्रदेश में किया जा सकता है। ओवैसी अपनी मीटिंग्स के जरिए मुसलमानों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं से अगर मुसलमानों का वोट कटता है तो बाकी जो विरोधी दल है उनका नुकसान होगा। इस चीज को ओवैसी ने अपने स्पष्टीकरण में रखा कि सपा और बसपा की तरफ ना जाके मुसलमान ओवैसी की तरफ जुड़े, जिससे एक संगठित मोर्चा तैयार हो सके। तो स्पष्टीकरण था ये, और कहीं कहीं अभी भी ये एक बड़ा प्रश्न है कि अगर इस तरह से पोलराइजेशन होगा, ध्रुवीकरण किया जाएगा, तो उससे भाजपा को ही फायदा होगा। ठीक है अशोक जी, बीजेपी को फायदा पहुंचाएंगे ओवैसी। एक बार फिर से ओवैसी की एंट्री हो गई उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले। मिशन यूपी के आगाज के साथ ही विरोधियों पर निशाना तो साधा, लेकिन विरोधी आरोप लगा रहे हैं कि आप ही की बीटी में और आप ही को फायदा पहुंचाएंगे। देखिए, ओवैसी साहब के बयान को मैंने सुना। ओवैसी साहब ने कहा कि निश्चित तौर पे एक कुछ राजनीतिक दलों के लोग जो मुस्लिम वोटों को तो लेते हैं, लेकिन मुस्लिम लोगों की स्थिति को सुधारने में कोई सहायक नहीं होते। मुस्लिम बच्चों को पढ़ने में या उनकी आर्थिक व्यवस्था सुधारने में निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश में मुस्लिम भाइयों को मात्र वोट माना जाता रहा है। वोट लिए हुए ये राजनीतिक दल के लोग चल रहे हैं, ये दुर्भाग्यजनक है। उनका यह वक्तव्य तो अच्छा लगा। अब मेरा ये मानना है कि उत्तर प्रदेश में ओवैसी भी आ जाए या कांग्रेसी भी आ जाए, जो भी आ जाए, उत्तर प्रदेश में सरकार हमारी बननी है, क्योंकि हमने उत्तर प्रदेश में काम किया है। हमने MY-XY जोड़ा नहीं है, हमारा तो A to Z हमारा है। हमें जान से प्यारा है, हमें किसी जात संप्रदाय को जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। हमारी जो भी नीतियां हैं, जो भी काम हमने किया है, उसमें हमने न हिंदू देखा, न मुसलमान देखा, न सिख, न पठान देखा। हम सबका साथ सबका बोलते रहो, जिसे मजनू लोग लगातार खोजते रहते हैं। तो उत्तर प्रदेश में लैला जब आई है, ये राजनीतिक दलों के मजनू, जिन्हें हमने मजनू बना के छोड़ दिया है राजनीति में, अब उनको खोजने का खूब प्रयास कर रहे हैं। ठीक है उमाशंकर पांडे जी, किसका नुकसान करेंगे ओवैसी? उमाशंकर जी अनम्यूट कर लीजिए सर, आवाज नहीं आ रही आपकी। देखिए, आ रही है मेरी आवाज? जी जी। देखिए, ओवैसी जी किसी का नुकसान करने की स्थिति में नहीं है, लेकिन उनकी मंशा भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने की हमेशा से रही है। और ये कोई संयोग नहीं है कि 1925 में आरएसएस की स्थापना होती है और 1927 में MIM की स्थापना होती है। और ये भी कोई साजिश या कोई रणनीति नहीं थी कि दोनों ने मिलकर अंग्रेजों की मदद की, भारत की आजादी की लड़ाई को तोड़ने की कोशिश की। और इसीलिए 1948 में कांग्रेस पार्टी ने एक साथ आरएसएस और ओवैसी की पार्टी पर प्रतिबंध लगाया था जी। और लगातार ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। ओवैसी जी भारतीय जनता पार्टी के लिए सदैव पिच तैयार करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम विरोध के इस लहर पर बैटिंग करने का काम कांग्रेस पार्टी ने ले लिया है। अरे सुन लीजिए प्रभु, सुन लीजिए। आपने बिहार के चुनाव में देखा 2015 में कि कैसे ओवैसी ने पहले करीब 40 सीटों पर कैंडिडेट उतारे, फिर भारतीय जनता पार्टी के कहने पर 13 सीटों पर आए, और अंत में 6 सीटों पर वो चुनाव लड़े 2015 में। और आगे के चुनाव में जो अभी बिहार में संपन्न हुआ, आपने देखा कि कैसे भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए ओवैसी ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवा दी और दूसरे विपक्ष की सरकार रह गई। वेस्ट बंगाल में भी यही खेल, गुजरात में भी यही खेल, महाराष्ट्र में भी यही खेल। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी कमजोर होती है, वहां पर ओवैसी उतार दिए जाते हैं। जहां ओवैसी की सक्रियता जितनी ज्यादा हो, वहां अशोक जी आऊंगा, समझ में आ जाता है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी उतनी ही कमजोर है। ठीक आप है। समझिए, हैदराबाद
जहां पर ओवैसी के पिताजी सलाहुद्दीन ओवैसी 2 दशक तक सांसद रहे, स्वयं असदुद्दीन ओवैसी ये 2004 से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, 2004, 2009, 2014, 2019, लेकिन 150 सीटें हैं हैदराबाद में। और अभी जो नगर पालिका के चुनाव हुए थे, जिसमें पूरी भारतीय जनता पार्टी अमित शाह से लेके योगी तक प्रचार करने गए थे, उस 150 सीटों वाले हैदराबाद के नगर निगम से ओवैसी ने, जहां पर वो करीब 40 सालों से वो और उनके पिताजी सांसद हैं, 150 में महज 51 सीटों पर उन्होंने कैंडिडेट उतारे, बाकी 99 उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को बुलाकर उनको वहां पर चुनाव लड़वाया। ये सच्चाई है ओवैसी और भारतीय जनता पार्टी के रिश्तों की। ठीक है। और कांग्रेस के साथ क्या है, कांग्रेस ने जब ये MIM हुआ करते थे, मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन, तब कांग्रेस पार्टी ने 1948 पर इन पर और RSS पर बैन लगाया था। और जब ऑल इंडिया इन्होंने जोड़ा, यानी कि ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन बने, तब कांग्रेस पार्टी ने इनके ऊपर से बैन हटाया। ठीक है। RSS के ऊपर से भी हमने तभी बैन हटाया था जब वो भारतीय संविधान और तिरंगे के सम्मान का उन्होंने शपथ दिया। तो ये दोनों एक हैं, चाहे वो पहले श्यामा प्रसाद मुखर्जी और ओवैसी के लोग रहे हो, कासिम रिजवी रहे हो, जो मिलकर आजादी की लड़ाई। ठीक है उमाशंकर जी, इसका जवाब अशोक जी देना चाह रहे हैं, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास जा रहा हूं। अशोक जी बहुत संक्षेप में जवाब प्लीज। असदुद्दीन ओवैसी हैं जो देश के लोकतंत्र के ढांचे को कमजोर करने उमाशंकर जी एक दूसरे के। ठीक है सर, बाकी मेहमान भी प्लीज। जो लोकतंत्र, उमाशंकर जी आपको आवाज मिल रही है मेरी? ठीक है सर, अशोक जी जल्दी से जवाब दीजिए संक्षेप में, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा। देखिए, मुस्लिम लीग की बात कर रहे थे पांडे जी, मुस्लिम लीग तो अब कांग्रेस पार्टी बन चुकी है। उनके तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था इस देश के सारे संसाधनों पर पहला मुसलमानों का। झूठ बोल रहे हैं, उन्होंने मुसलमान नहीं कहा था, उन्होंने अल्पसंख्यक कहा था। पूरा देखिए, सच बोलिए, बनारस में बैठ के झूठ मत बोलिए। चलिए ठीक है, ठीक है, आप दोनों के पास लौटूंगा। जैनेन्द्र जी किसको नुकसान पहुंचा रहे ओवैसी? विरोधियों पर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक समझा जाता है, मुस्लिम समाज को सिर्फ वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है उमाशंकर जी, अशोक जी प्लीज सर, बाकी लोगों को मौका दीजिए। सर आऊंगा लौट के दूसरे दौर में, प्लीज जैनेन्द्र जी एक बार सवाल को दोबारा से रिपीट कर दीजिए। ओवैसी कह रहे हैं कि मुस्लिम समाज को सिर्फ वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, विरोधियों पर निशाना साधा है और अपने ऊपर लगे आरोपों को निराधार बताया, जो आरोप आप लोग उनके ऊपर लगाते हैं। यहाँ पे पराग भाई दो चीजें समझनी होंगी कि एक तो उन्होंने हमारे जो भागीदारी संकल्प मोर्चा है उसके साथ गठबंधन किया था 15 दिसंबर 2020 को। वो अभी गठबंधन में हैं भी और नहीं भी हैं, एक तरह से आप कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अलग कह लिया है, लेकिन फिर भी वो जताते हैं कि अभी हम गठबंधन में ही हैं। और दूसरी चीज मैं बता दूं कि जहां तक रही बी टीम की, तो देखिए चुनाव तो हर कोई लड़ने को स्वतंत्र है, भारत में लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, कोई भी उतर सकता है। जैसे अगर अभी हमारे जो उमाशंकर भाई थे वो कह रहे थे कि वहां लड़े, यहाँ लड़े, इतनी सीटों पर लड़े। अरे भाई वो कितनी सीटों पर लड़ते हैं वो अपना देख के लड़ेंगे। और दूसरी बात रही कि चुनावों में जैसे भाजपा के हमारे प्रवक्ता बोल रहे थे कि मतलब हम कोई ध्रुवीकरण नहीं कर रहे हैं, सब लोग हमारे हैं, तो फिर ब्राह्मण महापंचायत क्यों कर रहे हैं, वैसे महापंचायत क्यों कर रहे हैं, बार बार ये क्यों जता रहे हैं कि मैंने 7 ओबीसी मंत्री बनाए। आपने देखा होगा 10-15 दिन तक उनका सम्मेलन और उनके अभिनंदन समारोह होते रहे कि हमने 7 ओबीसी मंत्री बना दिए। फिर क्यों आप ये जातियों धर्म की राजनीति करने में उलझे हुए हैं? आपने एक भी बार विकास की बात की क्या कि शिक्षा कहाँ जा रही है, स्वास्थ्य कहाँ जा रहा है, बिजली कहाँ जा रही है, या महिलाओं की स्थिति क्या है, या जो ओबीसी जी ने खुद कहा कि मुसलमानों की शिक्षा की बात हमारी पार्टी भी कहती है और ने भी अपने मुस्लिम समुदाय के लिए शिक्षा की बात की। और ये शिक्षा के द्वारा ही आप किसी का देश के अंदर जो कद है, वैसे भी तो पर सभी धर्मों के लिए शिक्षा की बात करें ना, सिर्फ मुसलमानों के लिए क्यों कर रहे हैं? नहीं, उनको वो सभी धर्मों की शिक्षा की बात कर रहे हैं, लेकिन उनका जो
कोर वोट बैंक है जिसके बीच में गए। तो जातिवाद की बात तो आप भी कर रहे हैं ना, फिर आप जब आरोप लगा रहे हैं कि जातियों के नाम पर वोट मांगी जा रहे हैं तो जातिवाद आप भी फैला रहे हैं, धर्मों के आधार पर आप भी बांटने की कोशिश कर रहे हैं फिर। नहीं, हम धर्मों के या जातियों के हिसाब से वोट मांगने नहीं जा रहे हैं, ना हमने कोई सम्मेलन किया है इस तरह से। हमारा मानना है जो हमारा भागीदारी संकल्प मोर्चा है उसमें 9 पार्टियां शामिल हैं और सभी धर्म सभी जातियों का समावेश है। ठीक है रोहित अग्रवाल जी, है कि वो केवल किसी एक जाति विशेष से जुड़ा हुआ है। ठीक है रोहित अग्रवाल जी, आरएलडी को फायदा हो रहा है नुकसान हो रहा है ओवैसी के आने से? देखिए, लोकतंत्र में कोई भी पार्टी कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र है चुनाव लड़ने के लिए और उसका स्वागत है अगर वो चुनाव लड़ना चाहता है तो। पर समस्या यहाँ पे शुरू होती है या शक यहाँ पे शुरू होता है जब ओवैसी जी यहाँ पे आते हैं और वो 4.5 साल से जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसमें एक शब्द भी नहीं बोलते हैं और पूर्वोत्तर सरकारों के ऊपर सीधे हमलावर हो जाते हैं। यहाँ बैठे भाजपा के प्रवक्ता भी MIM के प्रवक्ता बन के बात करते हैं और वो डिफेंड करने का काम करते हैं ओवैसी जी को। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं दाल में काला दिखता है और आदमी वही डिफेंड करता है अपने आप को जिसकी दाढ़ी में कहीं ना कहीं तिनका होता है। तो ओवैसी जी ने जिस तरीके से सभा के अंदर बताया कि साहब मैं ही हूं जो मुसलमानों के हित की बात कर सकता हूं और मैं ही हूं जिसने ऐसे मुसलमानों का ठेका ले रखा है। तो मैं बता दूं कि हिंदुस्तान की जनता में एक्सपोज हो चुके हैं ओवैसी जी हो या भारतीय जनता पार्टी हो। अब धर्म के नाम पे राजनीति नहीं चलेगी। किसी एक धर्म की बात करने वाली किसी भी पार्टी को देश की जनता एक्सेप्ट नहीं करेगी। ये सेकुलर कंट्री है और यहाँ पे भाईचारे की बात होती है। राष्ट्रीय लोकदल निरंतर भाईचारा जिंदाबाद के नाम से रैलियां भी कर रहा है और पश्चिम उत्तर प्रदेश में आपने देखा जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम एकता सामने आई है तो वो इन लोगों को कहीं ना कहीं घबराए हुए हैं ये लोग और घबराने के कारण ये यहाँ पे अपने अलग अलग मोहरों को प्लांट करने का काम कर रहे हैं। तो ओवैसी भी अभी भारतीय जनता पार्टी के मोहरे के रूप में आए हैं उत्तर प्रदेश में और अभी उनका क्लियर नहीं है कि चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, क्योंकि वेस्ट बंगाल में भी वो गए थे चुनाव लड़ने और जनता ने उनको किस तरीके से खदेड़ा था वहां से कि उसके बाद वो बिना चुनाव लड़े वापस आ गए थे। तो अभी उत्तर प्रदेश के अंदर उनकी क्या दशा होगी, क्या दिशा होगी, ये अभी आना बाकी है। अभी ग्लास में कितना पानी है अभी दिखेगा सामने। भारतीय जनता पार्टी अपनी नाकामियों को छुपा नहीं पाएगी अब अपने मोहरों को उतार के। ठीक है आकाश मिश्रा जी, आम आदमी पार्टी भी क्या धर्म और जातियों के सम्मेलन आयोजित करेगी, इसी आधार पर वोट मांगेगी? आपके पास कोई विकास का एजेंडा है? जी नहीं, मैं आपको पहले तो बता देना चाहूंगा कि आपने कहा कि ओवैसी जी सफाई दे रहे हैं तो वो तो सफाई देंगे ही भाई, उनका काम है। दूसरी बात मैं एक आपको उदाहरण देना चाहूंगा। आपको याद होगा 2019 में अतीक अहमद बाहुबली जो इलाहाबाद के हैं वो ये आपके देवरिया जेल में थे, उनको ट्रांसफर किया गया बरेली जेल में और जब आचार संहिता लग चुकी थी उसके बाद उनको ट्रांसफर करवाया गया इलाहाबाद की नैनी जेल में। रातों रात की मैं आपको बात बता रहा हूं जिससे वो चुनाव लड़ सके और कुछ वोटों में बिखराव हो सके। वैसे मुझे एक बात नहीं समझ में आती है कि आज जब देश आप देख रहे हैं आर्थिक मंदी से जूझ रहा है, बेरोजगारी चरम पर है, लोग परेशान है, 80 करोड़ जनता इस लायक हो गई है 5 किलो अनाज पर आश्रित हो गई है। वो भी कोई एहसान नहीं है, क्योंकि आपको याद होगा पहले एक कानून आया था कि खाद्य सुरक्षा गारंटी, तो वो कानून तो हमारे देश में पहले से है, तो हमको खाना देना है, लेकिन दुखद यह है कि हम 80 करोड़ लोगों को दे रहे हैं। दूसरी बात यह है कि मैं आपको बताऊं दिल्ली में जो भी काम हो रहा है वहां हम धर्म और जाति की बात नहीं करते। अगर वहां बिजली का बिल अगर 200 यूनिट्स तक फ्री है तो वो सबके लिए है, अगर शिक्षा व्यवस्था वहां अच्छी है तो वो सबके लिए है। और मुझे लगता है कि शायद देश तभी तरक्की कर पाएगा, हम आप तभी तरक्की कर पाएंगे जब हम हिंदू मुसलमान और जातियों की बात को छोड़कर अगर देश की तरक्की की बात करें, अर्थव्यवस्था की बात करें, बेरोजगारी की बात करें, जो शायद इस सरकार में बिल्कुल चरम पर है, लेकिन इनको सूट करता है हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, गोबर गौमूत्र। इसके अलावा आपने देखा होगा इन्होंने पिछले चुनाव में चिल्लाया था शमशान बना देंगे, शमशान बना देंगे। आपने देखा किस तरीके से कोरोना काल में गांव गांव में इन्होंने शमशान बना के अपना वादा पूरा किया। ठीक है, जनता पार्टी की कहना कुछ और होता है, करना कुछ और होता है, ये सबको देखना पड़ेगा मुझे लगता है। ठीक है, लेकिन जनार्दन मिश्रा जी सर ये बताइए, आप तो बड़े करीब से राजनीति को समझते भी हैं और उत्तर प्रदेश में हमेशा इस बात को कहा जाता है कि धर्म और जातियों की बात हमेशा तब होती है और तब इस तरीके के विवाद होते हैं जब चुनाव नजदीक आते हैं। लेकिन हम एक ही धर्म की बात करके अलग अलग धर्मों को अलग अलग श्रेणी में रखकर क्यों सेकुलरिज्म का ढोंग करते हैं?
पराग जी, कुछ बिंदुओं को मैं पहले स्पष्ट करना चाहूंगा। पहली चीज तो देखिए, ये चुनाव समर है, हर राजनीतिक पार्टी अपनी जीत के लिए हर प्रयास करेगी, आरोप लगेंगे, दूसरों को एक्सपोज करने की बात करेगी, लेकिन हर जो भी संभव होता है सारी राजनीतिक पार्टियां करती हैं। तो इसको उसी संदर्भ में लेना चाहिए। एक जिनका जहां पर स्ट्रॉन्ग होल्ड है वो उनकी बात करेंगे। तो अब ये जो नैतिकता की बात है वो अभी किनारे हो जाती है। यहाँ पर अभी सिर्फ चुनाव जीतना ही मुद्दा है। दूसरी चीज, मूल्यों की बात करने वालों को जरूर ये समझना चाहिए कि राजनीति में लंबे समय तक बने रहने के लिए कुछ आपके वैल्यूज होनी चाहिए, कुछ मूल्य होने चाहिए, कुछ आपके सिद्धांत होने चाहिए। अब जैसे हमारे साथ में सुभाषपा के प्रवक्ता महोदय बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा उनको स्वयं नहीं पता है कि ओवैसी उनके साथ है कि नहीं है जी, और वो हर किसी से मिलने जा रहे हैं। हाँ। वो उन्होंने भाजपा से भी मीटिंग करी और सक्सेसफुल नहीं हुई, तब वो बोलते हैं बात ये नहीं है कि वो हमें नहीं पता है कि वो हमारे साथ है या नहीं। मुझे बोलने दीजिए। अगर कोई व्यक्ति, कोई पार्टी अपने आप को गठबंधन से अलग कर लेती है और मैं कुछ कहती है कि मैं गठबंधन में चीजों को साथ में रहूंगा। सर मैं लौटूंगा, मैं प्लीज माफी के साथ आप लोगों को रोकना हूं। जनार्दन जी, आपकी बात को मैं यहीं से पूरा करूंगा, आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। सवाल सर यही है कि अभी जैसे ही जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, सब एक दूसरे के साथ मिलकर अपनी संभावनाओं को तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। जातियों के आधार पर, धर्मों के आधार पर लगातार बयानबाजी हो रही है। लोकतंत्र में विपक्षी दलों की भूमिका सबसे अहम होती है और वहां पर जो मुद्दे जो सरकार से छूट गए हैं, जहां पर सरकार सही से काम नहीं कर रही, वो मुद्दे उठाने चाहिए जिससे जनता और पूरे प्रदेश का एक विकास होता है। लेकिन यही कहीं ना कहीं हमें यहाँ पर चुनाव नजदीक आते आते छूटता दिखता है। कई राजनीतिक पार्टियां हैं, वो उनमें बयानवीर मिलते हैं जो एक दूसरे पर कटाक्षेप करते हैं, जिनका कहीं भी विकास से लेना देना नहीं है। जातियों की बात करना, धर्म को एक साथ जोड़ना, वो चीजें ऐसी लाई जाती हैं जिससे जनता भ्रमित हो सके और असली मुद्दों से भटक जाए। तो इस समय ये ओवैसी का चुनाव में उतरना, ओवैसी जी जो अपना एक संगठन को उतार रहे हैं, उसको बढ़ा रहे हैं, वो अच्छी चीज है। लेकिन वो जमीनी स्तर पर इनकी पकड़ क्या है, सबसे पहला प्रश्न। दूसरा ये है कि जो ये एक कह रहे, इनका डेवलपमेंट प्लान क्या है? ये आगे अपने, ये सिर्फ आरोप लगाकर राजनीति करना चाहते हैं? ये करना, कुछ करना चाहते हैं? आपने हैदराबाद में, जहां पर आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी, आपने क्या वहां पर सुधार करके दिखाया? वहां पर भी आपकी जड़ें उखड़ने लगी हैं। तो सिर्फ आरोप की राजनीति करने वालों को जनता पहचान चुकी है और उसका जवाब भी देगी। ठीक है, जैनेन जी जवाब दीजिए इसका। आपके साथ ऐसा साथी है जिसका कुछ पता नहीं है आपको, और ऐसे साथी हैं ओवैसी कि जो कोई मुद्दा नहीं रख रहे हैं जनता के सामने, बल्कि आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रहे हैं। जरा मुझे 1 मिनट का समय, आधा मिनट का समय। हमारा जो साथ है वो अभी कंफर्म नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज कि जो आप बता रहे हैं, तो मैंने बताया कि हमारी पार्टी के जो मुख्य मुद्दे थे उनमें से कुछ उनके भी मुद्दे थे जब वो हमारे साथ आए थे, जैसे शिक्षा का मुद्दा था, या फिर बिजली और पानी का मुद्दा और सड़क का मुद्दा था। तो ये कुछ मुद्दे कॉमन थे जो जिसकी वजह से हमारे साथ आए थे वो। तो इसमें जो हमारी पार्टी के बाकी मुद्दे हैं मैं वो भी गिना दूंगा। जैसे भाजपा ने हमेशा विकास की बात की, लेकिन अब जब चुनाव का समय आया तो वो क्या कर रहा है, दलगत राजनीति कर रहा है, उसमें जातिगत राजनीति। सर आप भी तो यही कर रहे हैं ना, राजभर क्यों अलग हुए बीजेपी से, ये बताइए मुझे। बीजेपी ने विकास की बात की लेकिन किया कुछ नहीं। सर आप लोग क्यों बीजेपी से अलग हुए, बताइए ना। मैं बता देता हूँ कि हमारा 2017 में चुनावों में जब हम गए थे तो कुछ शर्तें थी और उन शर्तों को कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, आपने भी तो अपने समाज के विकास की बात की ना। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही बता रहा हूँ, आप सुनिए तो सही पूरा। आप मतलब जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम था उसके अंतर्गत ये था कि जो ओबीसी जातियां हैं उसमें से 4% जातियां, वो केवल 4 जातियां पूरी 80% आरक्षण का लाभ उठा रही है। तो हमारा ये मानना था कि जातिगत आरक्षण को 3 भागों में, ओबीसी आरक्षण को 3 भागों में विभाजित किया जाए। जातियों की बात तो कर ही रहे ना, सार तो वही है ना, पूरी बात का सार तो वही है। 234 जातियां हैं,
पूरी बात का सार वही है ना कि आपकी जातियों के आधार पर राजनीति करना चाह रहे हैं और इसलिए अलग हुए और इसलिए वही मुद्दे लेकर आप चुनाव में आ रहे हैं। खैर आकाश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद में आ रहा हूं उमाशंकर जी आपके पास। मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, की बात कहते हैं, ठीक है शिक्षा की बात ये कहते, ये ठीक है जैन जी, इन्हीं को दी जाएगी। मैं समझ गया आपकी बात कहते हैं सबको। ठीक है, मैं समझ गया, मैं समझ गया सर, मैं समझ गया आकाश जी। ठीक है, लेकिन ठीक है अर्कवंशी जी, मैं समझ गया आपकी बात को, बाकी लोगों को मौका दीजिए प्लीज। सुन तो लीजिए। ठीक है आकाश जी, आप अच्छी बात है, शिक्षा की बात करते हैं, आप जो हमारी पिछड़ी शोषित जातियां हैं उनकी बात करते हैं, लेकिन दुख तब होता है कि आज हमारे 75 साल हो गए हमारे देश को आजाद हुए, लेकिन हमारी जो पिछड़ी जातियां हैं आज भी वहीं पर है। और ये देखिए मैं आपको दिखाना चाहता हूं, कल एक निजी टीवी चैनल ने स्टिंग ऑपरेशन किया था जिसमें राम अचल राजभर जी और संजय निषाद जी का स्टिंग ऑपरेशन। वो ये कह रहे हैं कि मुझे तो उसी पार्टी का समर्थन चाहिए जो मुझे पैसा देगी, मैं पार्टी से पैसा लूंगा, उसके बाद मैं अपने हिसाब से, उन्होंने ऑफ द लाइन, आप यूट्यूब पे इसको सर्च कर सकते हैं जो मैं बोल रहा हूँ। तो अगर इस तरीके से आप पिछड़ी जातियां पर विश्वास भी कर रही हैं, उनको धोखा देने का काम करेंगे तो कहीं नहीं कर रहे हैं। मैं एक चीज जोड़ देता हूँ, स्टिंग ऑपरेशन पड़ा हुआ है उस पे, कल का है, एक निजी टीवी चैनल ने स्टिंग ऑपरेशन किया है। राम अचल राजभर और संजय निषाद जी पैसा मांगते हुए और पैसों की बात करते हुए एकदम क्लियर कट है। अब तो वो कह रहे हैं कि मैं मुकदमा करूंगा, क्या करूंगा, लेकिन ये जो है सो है जो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए मैं एक बात जोड़ देता हूं पराग भाई, कि हमने जिन शर्तों के ऊपर गठबंधन किया था भाजपा के साथ, वो शर्तें पूरी नहीं हुई, लोकसभा चुनाव तक आ गया, तो हम जनवरी 2019 में लोकसभा चुनाव से पहले अलग हो गए थे। संजय निषाद जी ने या बागों ने जिन शर्तों, मुझे पता है कि उनकी क्या शर्तें थी, लेकिन पिछड़ों का कोई भला नहीं हुआ, चाहे किसी भी शर्त पर उन्होंने गठबंधन किया हो। बाकी जो कांग्रेस को लेकर आपकी राय क्या है सर? संजय निषाद भाई हो, अर्कवंशी जी, कांग्रेस को लेकर आपकी राय क्या है? अरे ये स्टिंग ऑपरेशन भी देख आकाश जी प्लीज सर, आपने अपनी बात रख दी है, बाकी लोगों को मौका दीजिए। अर्कवंशी, कांग्रेस को लेके राय ऐसे प्रकट नहीं की जा सकती है, क्योंकि 62 साल उन्होंने राज किया है, तो मैं ये तो नहीं कहूंगा भाजपा की तरह कि कुछ नहीं किया, लेकिन हाँ सामाजिक स्थिति में उतना सुधार नहीं हुआ है पिछड़ों के, दलितों के, महिलाओं के जितना होना चाहिए था उमाशंकर जी जवाब राज्य में, क्योंकि बहुत से देश हमारे देश के साथ ही आजाद हुए थे। ठीक है, और उनकी हालत, उनकी जो तरक्की है वो आपको पता है, चाहे चाइना हो, चाहे सिंगापुर हो, और भी बहुत सारे देश है। ठीक है उमाशंकर जी। देखिए पहली बात तो मैं अपने प्रिय अनुज को सही कर दूं, कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में 37 सालों तक सत्ता में रही। 1952 में पहला चुनाव हुआ था, 1989 में कांग्रेस पार्टी की सरकार गई थी, बीच में 2 बार जनता पार्टी की और बीकेडी की सरकार बनी। इसलिए मैं इसको सुधारा, और उन 37 सालों में कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश को बनाने का काम किया। हम अगर छोटी मोटी बातें समय के हिसाब से बता दें तो आईआईटी कानपुर की स्थापना 1959 में किया, मेरठ यूनिवर्सिटी, झांसी यूनिवर्सिटी, आपका बनारस यूनिवर्सिटी, आपका गोरखपुर विश्वविद्यालय, आपका रोहेलखंड यूनिवर्सिटी, आपका मोतीलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आपका एसजीपीजीआई, बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज गोरखपुर, लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज मेरठ, जीएसबीएम गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज कानपुर, ये सब बनाने का काम हमने 3 एचएएल बनाए, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड 3 बनाए उत्तर प्रदेश में, हमने 3 एनटीपीसी का निर्माण किया, हमने नरौरा का, में क्या सुधार हुआ? भैया सुन लीजिए, क्या क्यों कोई दिक्कत हो रही है क्या? विकास नहीं सुना नहीं सर, एक करके प्लीज, ऐसे समय खराब आपने हम पर आरोप लगाया तो हम बता रहे हैं। बात रखिए सर, बात रखिए, पूरी करिए जल्दी इस बात। सुन लीजिए, हम आपको बताएं, हमने 3 थर्मल पावर स्टेशन एनटीपीसी बनाया, ऊंचाहार में बनाया, कानपुर में बनाया, लखनऊ में बनाया, हमने एचएएल बनाया, हमने भेल बनाया, हमने गेल बनाया, हमने तमाम चीनी मिलें लगाई जिसको बेचने का काम बाद के 32 साल की 3 गैर कांग्रेसी सरकारों ने किया। हमने मथुरा का रिफाइनरी बनाया जो पूरे देश को डीजल पेट्रोल अरब देशों से जो कच्चा तेल आता है उसको शोधित करके पूरे देश को सप्लाई करता है। कुटीर उद्योगों की हमने पूरी श्रृंखला बनाई, मुरादाबाद में पीतल उद्योग, फिरोजाबाद का चूड़ी उद्योग, कानपुर को विश्व का चमड़ों का शहर। सवाल ये है ना अर्कवंशी जी का कि आपने पिछड़ों के लिए क्या किया? उनको सिर्फ पिछड़ों की राजनीति करनी है। पहला डीजल, आप कितने भी विकास के काम करिए, अगर कारखाना 1961 में लगा दिया था, पिछड़ों को आरक्षण से मिलेगा, इससे मतलब है पूरे पूर्वांचल को
धागा का क्षेत्र बनाने का काम नहीं, आप मेरे सवाल को गलत हरित क्रांति के माध्यम ठीक है सर, ठीक है पांडे जी, बहुत लंबी लिस्ट हो गई का काम हमने ठीक है उमाशंकर पांडे जी, लिस्ट बहुत लंबी हो गई सर। ठीक है सर, ठीक है प्लीज सर। अर्पणशी जी मैं आपके पास आऊंगा सर, आऊंगा, थोड़ा इंतजार करिए, थोड़ा धैर्य रखिए प्लीज सर, प्लीज। जनार्दन जी आपके पास मैं आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले अशोक जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अशोक जी अपनी बात रखिए। भाई हमारे उनको बेचैनी हो रही है। ठीक है सर, आपने लंबी लिस्ट कर दी, ज्यादा लंबी कर दी सर। आपने प्रश्न किया तो मैं जवाब दे रहा हूँ। ठीक है सर, हो गया। प्लीज अशोक जी अपनी बात रखिए, उसके बाद जनार्दन जी आपके पास आ रहा हूँ। देखिए आपको बता दें कांग्रेस की विकास गाथा से डर गए, घबरा गए। बिल्कुल कांग्रेस की विचार गाथा तो ये थी कि जब उत्तर प्रदेश या हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी 70 साल शासन की, तो गांव में अंतिम आदमी तक शौचालय की व्यवस्था। कितने बड़े झूठे हो यार की महिलाएं 49 साल देश में कांग्रेस की सरकार रही है, कम से कम आंकड़े तो सही रखिए। नहीं किया क्या पांडे जी जनपद तो प्रसन्न है, लेकिन गाँव का क्या वही कहा जाएगा फेकम फेक कर रहे हो, वही फेकम फेक चल रही है। शंकर जी आऊंगा सर, प्लीज थोड़ा सुन लीजिए, उसके बाद अपने तर्क रखिए। गाँव में अगर फेकम फेक जारी है। आज गन्ना किसानों का 14,000 करोड़ क्यों बकाया है? उत्तर प्रदेश में 14,000 योजना का तरीका नहीं है। हमने गाँव में बिजली दी है। उमाशंकर जी सुन लीजिए सर, उमाशंकर जी आपने अपनी बात रखी, अब उनको भी तो मौका दीजिए सर विकास करवाने का। अशोक गुप्ता जी, अशोक पांडे जी लोग हैं, अरे सुनिए प्रभु ठीक है सर, मुझे आप दोनों का मजबूरन ऑडियो डाउन करना पड़ रहा है, बाकी मेहमानों के पास में जा रहा हूँ। ऐसे नहीं होगा सर, ऐसे समय खराब हो रहा है सर, ऐसे समय खराब हो रहा है, बाकी लोग भी है। प्लीज सर, अशोक जी, उमाशंकर जी प्लीज, दरख्वास्त है मेरी दोनों से, एक एक करके बोलिए प्लीज। 14,000 करोड़ गन्ना किसान। ठीक है, दोनों का ऑडियो डाउन करिए प्लीज प्लीज। जनार्दन मिश्रा जी, ठीक है। अशोक जी हो गया सर, आप लोग आपस में मत झगड़िए प्लीज सर, समय बर्बाद हो रहा है, बाकी लोग भी हैं सर। खरीद हमने स्मार्ट मीटर के नाम पर अशोक जी, उमाशंकर जी प्लीज सर, प्लीज। अरे स्मार्ट मीटर के घोटाले क्यों किए? उमाशंकर जी, अशोक जी सर, बाकी लोगों को मौका दीजिए। ईपीडब्ल्यू का घोटाला, नमक घोटाला सर, ये गलत तरीका है, जनता का समय बर्बाद कर रहे हैं आप लोग, जनता का समय बर्बाद कर रहे हैं सर आप लोग। घोटाला क्यों किया? अरे जवाब तो दीजिए, घोटालों के बादशाह। अरे उमाशंकर जी, आप बोलने का मौका तो दीजिए प्लीज बाकी लोगों को। जवाब दीजिए, भ्रष्टाचार क्यों किया? ठीक है सर, ठीक है, प्लीज शांत सर, शांत। पीयूष गोयल, अशोक जी, उमाशंकर जी प्लीज सर, शांत, दोनों शांत, धैर्य रखिए थोड़ा। के बादशाह बन गए और ओवैसी को बैठ के साहब कह रहे हैं। साक्षी महाराज कहते हैं भाई है, ये कह रहे हैं साहब है हमारा। ये क्या सोनिया जी जमानत पर क्यों हैं? इनसे क्या कह रहे हैं? जमानत हमने आपके। अरे सर, मुद्दों पर लड़िए ना, अगर लड़ना है तो। भूल गए क्या सर? मुद्दों पर लड़िए, मुद्दों पर लड़िए सर, जमीनी मुद्दों पर लड़िए अगर लड़ना है तो प्लीज तड़ीपार को। प्लीज तड़ीपार पता है क्या? उमाशंकर जी प्लीज सर, तड़ीपार हुआ था। उमाशंकर जी प्लीज, अशोक जी, उमाशंकर जी प्लीज सर। अध्यक्ष को पूरे देश ने देखा था 1 लाख रुपए लेते हुए स्टिंग ऑपरेशन में। किसका राष्ट्रीय अध्यक्ष था, जेल गया था 1 लाख रुपए लेते हुए। अरे सर प्लीज समझिए सर, समय बर्बाद हो रहा है, असल मुद्दों पर आप लोग लड़ाई झगड़ा करते नहीं है, डिबेट को डिटेल मत करिए प्लीज। जनार्दन मिश्रा जी सर, ये तरीका गलत है। भाजपाइयों, जनार्दन मिश्रा जी बोलिए सर, अपनी बात रखिए आप। में घोटाले करते हो, कफन चोर, चंदा चोर। उमाशंकर जी, तरीका गलत है, तरीका गलत है सर, बाकी लोग भी हैं यहाँ पर, बाकी लोग भी हैं यहाँ पर प्लीज। अशोक जी हो गया सर, अब मैं आप दोनों के पास फिलहाल नहीं आऊंगा, बाकी लोगों को मौका दीजिए प्लीज। जनार्दन जी अपनी बात रखिए। मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं, ये राजनीतिक मंच नहीं है। यहाँ पर हम लोग चर्चा के लिए आते हैं, सभी सम्मानित जन अपना समय निकालकर यहाँ बैठते हैं, तो कृपया इसको इस तरह का दंगल ना बनाएं। अगर कांग्रेस पार्टी ये दावा करती है इतना विकास किया, तो आज वो उत्तर प्रदेश में 0 पर क्यों है, ये आत्ममंथन करें। हम आ जाएंगे। और माय डियर फ्रेंड, दिस इज पॉलिटिकल, ये पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म है, ये पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म है। शंकर जी, इसका मतलब ये नहीं है ना कि आप लगातार बोलते चले जाएं, दूसरे लोगों को मौका न दें। पांडे जी प्लीज सर समझिए। उमाशंकर पांडे जी, आप लगातार देखिए डिबेट पे बैठते हैं, टीवी चैनलों पर जाते हैं, और आपको इतना तो सर जानकारी है ना कि दूसरे लोग भी अपना समय निकाल कर आते हैं, उन लोगों को भी तो मौका मिलना चाहिए सर। आप लगातार नहीं बोलेंगे। जनार्दन जी को बताइए, ये पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म है सर। ठीक है, सबकी अपने सर, पांडे जी सबकी अपनी अपनी बातें होती है सर, आप दूसरों की आवाज को नहीं दबा सकते ना। जब आप बोल रहे हैं तो बाकी लोग भी बोलेंगे प्लीज। पूरी शांति से सुन रहे हैं, सुनिए सर प्लीज, समझाइए जरा।
विकास गाथा, सर, विकास हमने अगर आपको ऑब्जेक्शन है तो आप अपनी बारी का इंतजार करिए ना। उमाशंकर जी, आपको ऑब्जेक्शन है तो अपनी बारी का इंतजार करिए आप, लेकिन दूसरे लोगों को भी तो मौका दीजिए ना। योगी वैक्सीन लगवाने हमारे बनाए। अरे पांडे जी देखिए, फिर आप लगातार बोल रहे हैं। हमारे बनाए। अरे सर, दूसरे लोग भी तो है ना बोलने के लिए, आप ही को मौका थोड़ी ना दिया जाएगा लगातार। इस बात को तो समझिए सर, बाकी लोग भी अपना समय निकाल कर आए आपकी तरह, उन लोगों को मौका दीजिए प्लीज। थोड़ा शांत हो जाइए सर। मैं तो बिल्कुल शांति से सुन रहा था। सर, आपने अपनी विकास गाथा बता तो दी, लेकिन कम से कम दूसरों की विकास गाथा भी तो सुनिए, वो लोग क्या कहना चाह रहे हैं। अब मैं क्या करूं, मुझे तो बताना पड़ेगा। तो सर, आप लगातार नहीं बोलेंगे ना, आप दूसरों के बोलने पर चुप होंगे ना। आप मुझे नहीं बोलने दे रहे हैं तो बाकी मेहमानों को क्या बोलने देंगे सर? प्लीज सर समझिए, दरख्वास्त है मेरी आपसे और सभी से, प्लीज एक एक करके अपनी बात को रखिए, प्लीज एक एक करके। सर, मुद्दों पर अगर हम झगड़ते हैं तो मजा आता है डिबेट करने में, लेकिन हम उल जलूल बातों पर एक दूसरे को काटें तो ये समय बर्बाद होता है। जनार्दन जी, अपनी बात रखिए आप। बात ओवैसी के चुनाव में अपनी पहचान बनाने की है, उत्तर प्रदेश की पहचान बनाने की है, और मुद्दों से भ्रमित होकर ये ऐसा मंच नहीं है जहां पर हम भाषण देने आए हैं। आप अपनी बातों को तर्क शक्ति के साथ रखिए, जनता देखो ऐसे बेहतर नहीं बोल पाओगे। नहीं भाषण दे रहा हूं मैं, आप हमसे लड़ने नहीं आए। कैसी बात कर रहे हैं? मैं भाषण दे रहा हूं क्या? मैं अपने विकास की बात बता रहा हूं आपको। समय खराब कर रहे हैं आप, समय बर्बाद कर रहे हैं सबका। अरे सुनो, चिल्लाओ नहीं थोड़ा। तो आप शुरुआत कर रहे हैं ना, आवाज चिल्लाओ नहीं, चिल्लाओ नहीं। तुम्हारे जैसे लोगों को मैं जानता हूं, चिल्लाओ नहीं। सुनने की शक्ति रखिए। ये तरीका गलत है उमाशंकर पांडे जी, मैं कतई इसको बर्दाश्त नहीं करूंगा और सभी लोगों से मेरी दरख्वास्त है, एक दूसरे का सम्मान करिए, क्योंकि यहाँ पर सभी सम्मानित लोग हैं और सबको बोलने का मौका दिया जाएगा, किसी एक की आवाज सिर्फ ऊपर नहीं होगी। प्लीज सर, प्लीज, ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है भाषण देने का, ये राजनीतिक डिबेट हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर बैठकर। प्लीज सर, प्लीज सबकी आवाज डाउन करिए, सबकी आवाज डाउन करिए, ऐसे नहीं चलता है प्लीज। उमाशंकर जी, आप इतने वरिष्ठ हैं सर, आप तमाम टीवी चैनल्स पर बैठते हैं, डिबेट करते हैं, लेकिन आप इतनी आपको समझ नहीं है कि कैसे बोलना चाहिए डिबेट में बैठकर और कैसे लोगों को मौका देना चाहिए। आप लगातार बोले जा रहे हैं सर, मुझे बोलने का आप मौका नहीं दे रहे हैं। समझिए सर इस बात को, आपका भी समय कीमती है, बाकी लोगों का समय कीमती है और सबसे ज्यादा जनता का समय कीमती है। आप लोगों को यहां लड़ते हुए जनता क्या सोचेगी? जनता ये सोच रही है कि आप लोग उनके मुद्दों पर डिबेट यहां पर करने आए, लेकिन उल जलूल बातों पर हम बहस कर रहे हैं। जनार्दन जी, अपनी बात रखिए। बिठाया करिए, मैं कह रहा हूं जिनको तमीज नहीं है। जनार्दन जी, आप अपनी बात रखिए। उमाशंकर जी, आपका ऑडियो अब नहीं जा रहा, प्लीज। पूरी बहस का एक दिशा परिवर्तन कर देते हैं इस तरह के जो बयानवीर हैं। और अगर मेरी आवाज नहीं जाएगी तो मैं डिबेट छोड़ दूंगा। मैं आपको बता रहा हूं, जी ये तरीका गलत है सर। नहीं, तरीका बिल्कुल सही है। आप अच्छा ठीक है, आप मुझसे बात करिए, आप मुझसे बात करिए, एक मिनट रुकिए सर, मुझसे बात करिए। आप ये बताइए, क्या कांग्रेस पार्टी के पास मुद्दों की कमी है जो आप फालतू का दूसरों की बातों पर इंटरप्ट कर रहे हैं? आपके पास अपने मुद्दे हैं तो आपने गिनाए, मैंने आपको पूरा मौका दिया। एक मिनट सुन लीजिए सर, एक मिनट सुन लीजिए सर प्लीज। पांडे जी प्लीज सर सुन लीजिए, आपके पास अपने मुद्दे हैं, मैंने आपको पूरा मौका दिया, बाकी लोगों को भी मौका मिलेगा ना, बाकी लोग भी तो अपनी बात रखेंगे। आपकी बारी आएगी तो आप उस बात को काटिएगा, लेकिन अपनी बारी पर ऐसे समय खराब हो रहा है सर, आपका भी, बाकी लोगों का भी और जनता का भी। प्लीज समझिए, जनार्दन जी को अपनी बात रखने दीजिए, उनकी बात पर कोई ऑब्जेक्शन होगा तो मैं आपके पास आऊंगा, आप उसको उठाइएगा, लेकिन प्लीज सुन लीजिए। जनार्दन जी अपनी बात रखिए, उसके बाद आकाश जी आपके पास आ रहा हूं। आपने हमको भी बुलाया है, जनार्दन जी तो रख चुके हैं। सर मैं सबके पास आ रहा हूं, लेकिन ये गलत तरीका है ना, कोई एक अगर शख्स बोलता रहेगा तो बाकी लोग तो सवाल उठाएंगे ही। क्या गलत तरीका है, क्या गलत तरीका है? जनार्दन जी भाजपा के प्रवक्ता बनेंगे तो क्या बाकी लोग उनके ऊपर? सर आप किसी को कैसे प्रवक्ता बता देंगे बैठ कर ना? वो अपना पक्ष रख रहे हैं, आप उनका पक्ष रखिए, फिर आप वही बात कर रहे हैं। आप अपनी बारी का इंतजार करिए ना, आप अपनी बारी का इंतजार करिए। अरे आप अपनी बारी का इंतजार करिए ना, बीच में आप क्यों बोल रहे हैं? कितनी देर में आप हमें इंटरप्ट लेंगे? अरे रोहित जी, आप अपने साथी को समझाइए ना, फिर उमाशंकर जी को समझाइए कि वो दूसरों को भी मौका दें। उमाशंकर जी को मैं क्यों समझाऊं? उमाशंकर जी अगर अपनी पार्टी का पक्ष रख रहे हैं तो उसमें क्या बुराई है? तो फिर अरे जनार्दन मिश्रा जी भी अपना पक्ष रख रहे हैं ना, आरोप लगाएंगे। नहीं, उमाशंकर जी के ऊपर आप लोग क्या सोच कर आए हैं? आप लोग क्या सोच कर आए हैं? को डिटेल करना आप लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं, कोई मुद्दा नहीं है आप लोगों के पास, कोई मुद्दा नहीं है आप लोगों के पास, कोई मुद्दा नहीं है आप लोगों के पास। इस तरीके से डिबेट नहीं होती है सर, इस तरीके से डिबेट नहीं होती है। प्लीज प्लीज भैया, मैं तो ठीक है, मेरे पास प्लीज
प्लीज मैं आ रहा हूं सर, आ रहा हूं। आप देख रहे हैं ना क्या स्थिति है, सबको संभालना मेरा काम है, लेकिन आप लोग अगर इस तरीके से एक दूसरे के बीच में बोलेंगे तो कैसे सबको मौका मिलेगा? आप भी वही काम कर रहे हैं जो उमाशंकर जी अभी कर रहे थे। प्लीज समझिए। जनार्दन जी जल्दी से अपनी बात पूरी करिए, उसके बाद मैं आप ही के पास आ रहा हूं सर, प्लीज। यहाँ पे क्या टाइम पास करने आया हूँ क्या? तो सर मैं भी टाइम पास नहीं कर रहा हूं यहाँ पर बैठकर, और बाकी लोग भी टाइम पास नहीं कर रहे हैं। आप लोगों के पास मुद्दों का अभाव है, इसलिए आप लोग बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं। मैं ऑब्जेक्शन नहीं करूंगा। रोहित जी प्लीज समझिए, आप समय बर्बाद कर रहे हैं, ऐसे अपना ही समय बर्बाद कर रहे हैं। जनार्दन जी अपनी बात रखेंगे, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। मेरा सिर्फ यही एक अनुरोध है इस कि जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं अपने मुद्दों पर बात करें, मुद्दे पे ही सिर्फ वो चीजें होनी चाहिए। और जो तत्कालीन मुद्दे हैं उनको उठाना, वो कांग्रेस, सपा और जो भी विपक्षी पार्टियां हैं सभी अपने मुद्दे रखें, और विपक्षियों की मुद्दे उठाने से ही लोकतांत्रिक शक्ति मजबूत होती है। लेकिन ये एक तरीके से ये चीज करी जाए तो बेहतर होगा। अच्छा बताइए, ठीक है रोहित जी, ठीक है उमाशंकर जी, रोहित जी को सुन लेते हैं, उसके बाद में आरोप के पास। उमाशंकर जी प्लीज सर। कांग्रेस ने क्या किया और मैं वो बता रहा हूँ, अनुभवी लोग हैं, आपको समझाने की जरूरत नहीं है। आपने कुछ किया है तो देख लीजिए क्या हो रहा है, या भाजपा का प्रवक्ता बन जाइए। चलिए रोहित जी अपनी बात रखिए प्लीज। 10 बार मौका रोहित जी जैने जी पे आऊंगा सर, रोहित जी अपनी बात रखिए। ठीक है रोहित जी अपनी बात रखिए, आप बैठ के यहाँ। रोहित जी आपको आवाज आ रही मेरी? पराग भाई मैं इंतजार कर रहा हूँ। हाँ बोलिए सर, बोलिए, आपकी आवाज सुन पा रहे हैं मुझे सर? हाँ बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। देखिए प्रयाग भाई, हम लोग मूलभूत मुद्दों पे बात इसीलिए भटक जाते हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी यही चाहती है। एमआईएम को इसी तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ले आई है कि वो चाहती है हम सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पे राजनीति करना शुरू कर दें, हम फिर एमआईएम के ऊपर हमलावर हो जाएं, हम एक दूसरे के ऊपर हमलावर हो जाएं। और भारतीय जनता पार्टी ये पिछले कई बार से करती चली आ रही है। 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी ने विकास नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ झूठ की राजनीति की है और इसी तरीके से मूलभूत समस्याओं से हटा देती है। आज मूलभूत समस्या क्या है? 9 महीने से किसान आंदोलित है। आज मूलभूत समस्या क्या है? युवा बेरोजगार बैठा है। आज मूलभूत समस्या क्या है कि बेटियों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, बेटियों की आबरू तार हो रही है उत्तर प्रदेश के अंदर। पर हम बात क्या कर रहे हैं? अब मुसलमान का वोट किसको जाएगा, हिंदू का वोट किसको जाएगा, इस जाति का वोट किसको जाएगा, इस जाति का ठेकेदार कौन है? अब ये जो समस्याएं हैं, ये मूलभूत समस्याएं हैं, इससे भटकाने का काम भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जा रहा है निरंतर। और मुझे लगता है जो भी आपकी डिबेट पे पीछे हुआ उसमें थोड़ा सा ये पैनलिस्ट जो आपके जो क्या नाम है सो कॉल्ड विशेषज्ञ आते हैं, उनको भी ध्यान रखना चाहिए कि किसी और पार्टी के प्रवक्ता को ना सिखाएं वो कि वो किस तरीके से यहाँ पे अपना पक्ष रखे, वो अपना पक्ष रखे यहाँ पे। ठीक है, अपना पक्ष रखने की बजाय अगर आप एक दूसरे को ये सिखाने लग जाएंगे कि हमको अपना पक्ष किस तरीके से रखना है, तो यहाँ पे स्कूल ठीक है सर, ठीक है प्लीज आकाश जी अपनी बात रखिए, उसके बाद अटवंशी जी आपके पास आऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत जल्दी प्लीज, समय कम है। अब एक प्रश्न है मेरा, पूरा प्रश्न तो सुनिएगा, बीच में डिस्टर्ब मत करिएगा। कोरोना काल में वेंटिलेटर, ऑक्सीमीटर सारे घोटाले हुए, सिंह जी ने कागज के साथ दिखाया, कुछ नहीं हुआ। प्रभु राम के मंदिर में चंदा चोरी हुई, कोई जवाब नहीं आया शासन सत्ता से। उसके बाद जल जीवन मिशन में घोटाला हुआ, सारे कागज दिखाए गए, कुछ नहीं हुआ। लेकिन आप हमको एक बात बताइए, जिस सीएजी की रिपोर्ट के आधार पर कांग्रेस की सरकार गई और बीजेपी सत्ता पे काबिज हुई, उस सीएजी ने कहा कि कुंभ मेले में घोटाला हुआ है, उसका क्या जवाब? मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं, क्या धर्म के नाम पर भी घोटाला करना भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर दिया है? ठीक है, सीएजी ने कहा, मैं नहीं कह रहा हूं, आपको भी पता है। ठीक है, उस घोटाले का भी ये लोग जवाब नहीं दिया। ठीक है, क्या मतलब बेशर्मी इस चरम पर आ चुकी है। ठीक है सर, इसका जवाब अशोक जी से लेंगे, लेकिन उससे पहले जैनन जी अपनी बात रखिए, उसके बाद अशोक जी आपके पास आ रहा हूं। पराग भाई, भाजपा सरकार के घोटाले तो बहुत से हैं, लेकिन जो सबसे आहत करने वाला घोटाला था वो ये था कि 1990 से इन्होंने राम लला के नाम पे ट्रस्ट बना रखे थे अलग अलग, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद का हो, चाहे अलग अलग हिंदू महासभा का हो, चाहे वो आरएसएस का हो, जो भी ट्रस्ट बना रखे थे उसमें इन्होंने जितना चंदा लिया वो कहाँ गायब हो गया। जो नया ट्रस्ट बना उसमें जो चंदा लिया, जमीन की हेरा फेरी की, वो कहाँ गई। और एक चीज और जोड़ देता हूं, घोटाला पी गई, 1600 करोड़ का घोटाला था पिछले वाले ट्रस्ट का। और एक और चीज जोड़ दूं, 2015 तक जो सीएजी कैग 55 रिपोर्ट से 60 रिपोर्ट 50 रिपोर्ट हर साल जारी करती थी, आज की डेट में वो 11 रिपोर्ट जारी कर रही है। अशोक जी जवाब दीजिए बहुत जल्दी से, फाइनल कमेंट अब आपका। की जो रिपोर्ट भी आई है वो 2-3 रिपोर्ट आई है, ठीक है सर, मेले की सारी समितियों की रिपोर्ट उन्होंने जांच के लिए दी नहीं। जैनन जी हो गया सर। अशोक जी फाइनल कमेंट, जवाब आपका।
देखिए, आपको बता दें कि संजय सिंह जैसे लोगों के इल्जाम लगाने से कुछ नहीं होने वाला है। ये जरूर है कि जब इल्जाम लगाया तो उसकी जांच हो रही है। अरे सीएजी की रिपोर्ट कानून भाई साहब नहीं देंगे, सीएजी का जवाब नहीं देंगे आप सीएजी का जवाब नहीं देंगे, नेताओं को पिटवाने के नाम पे घोटाला किया उसका जवाब नहीं देंगे, मेले में घोटाला हुआ उसका जवाब नहीं देंगे, बैठक में प्रभुराम के नाम पर चंदा चोरी हुई हटाया गया कि नहीं अध्यक्ष पद से आके वो जो बैठे हुए थे प्रसाद भूषण को पिटवाने का काम करते हैं। आप पार्टी से बड़ा लोकतांत्रिक अरे आप पार्टी क्या सीएजी का जवाब देंगे कि नहीं? चलिए सर, अब समय नहीं है क्योंकि आज का समय काफी ज्यादा बर्बाद हुआ बहस करने में, मुद्दों पर आज चर्चा नहीं हुई है, इस बात का मुझे खेद है और सभी से मैं दरख्वास्त करूंगा प्लीज इस तरीके से एक दूसरे को इंटरप्ट ना किया कीजिए। और आप लोगों ने अपनी पार्टी का पक्ष रखा, इसके लिए बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों को हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। सबसे बड़ी बात यह है कि जनता के मूलभूत मुद्दों पर डिबेट हो तो अच्छा भी लगता है, जमीनी स्तर के मुद्दों पर आपस में प्रवक्ता झगड़े तो अच्छा भी लगता है, लेकिन सिर्फ एक दूसरे पर अनर्गल बयानबाजी और निजी टिप्पणी ना की जाए, ये सबसे ज्यादा जरूरी होना चाहिए। फिलहाल इस बहस से मुझे दीजिए इजाजत। आप